नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 7 जनवरी और द हिंदू में आज आपको कौन कौन सी न्यूज़ पढ़नी, हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, प्रगति करने का रहस्य प्रारंभ करना है, और ये कथन है मार्क ट्वेन का। अब हम देखेंगे अपने पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, पोपा काटेपेटा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन थे ए पेरू, बी चिली, सी मैक्सिको या डी कोलंबिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मैक्सिको। आप इसके विश्लेषण को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारी आज की पहली न्यूज को। न्यूज है, इंदौर डायरिया डेथ्स एचसी क्रिटिसाइज एमपी गवर्नमेंट्स इंसेंटिव रिस्पॉन्स। ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 हेल्थ से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दूषित यानी गंदा पीने का पानी पीने से डायरिया फैल गया, जिससे करीब 5,000 से ज़्यादा लोग बीमार हुए और सरकार के अनुसार 6 मौतें हुई, लेकिन स्थानीय लोगों और मीडिया के अनुसार कम से कम 17 मौतें हुई। और इसी मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की प्रतिक्रिया को पूरी तरीके से असंवेदनशील बताया है, लापरवाह और गैर जिम्मेदार बताया है। अदालत ने ये कहा है कि सरकार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और इस घटना से जनता का भरोसा टूटा और इंदौर की छवि खराब हुई, जबकि इंदौर को 8 साल से देश का सबसे साफ शहर माना गया है। तो कोर्ट ने सरकार को क्या निर्देश दिए ये भी हम समझ लेते हैं। तो मुख्य सचिव को 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश होने को कहा और पूरे राज्य में पानी को साफ रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ताकि ऐसी आगे घटनाएं न हो, इस पर सवाल किया जाएगा। साथ ही साथ तुरंत साफ पानी की व्यवस्था प्रभावित इलाकों में की जाने की बात कही गई। टैंकरों से पानी या पैक्ड पीने का पानी तुरंत दिए जाने की व्यवस्था की गई और इसके साथ इंदौर के लिए दीर्घकालिक जल योजना भी बनाने की बात कही गई ताकि भविष्य में ऐसी समस्या न हो। इसके लिए स्थायी जल सुरक्षा योजना बनाने को भी कहा गया है। अब समझते हैं कि डायरिया जो है वो गंभीर क्यों है। तो दरअसल ये एक वाटर बोर्न डिजीज है। बच्चों, बुजुर्गों और गरीबों पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि इंदौर जो है वो डायरिया प्रकोप केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं है, बल्कि शहरी शासन, जल प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही की भी परीक्षा है। यह घटना दर्शाती है कि स्वच्छता की रैंकिंग से आगे बढ़कर सुरक्षित जल और संवेदनशील शासन सुनिश्चित करना भारत के शहरी विकास का अगला आवश्यक चरण होना चाहिए। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है, इसरो कॉल्स फॉर प्रपोजल फ्रॉम इंडियन साइंटिस्ट टू एनालाइज डेटा फ्रॉम आदित्य L1। ये जो टॉपिक है ये आपके पूरा जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के लैग्रेंजियन बिंदु यानी L1 तक पहुंचने की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में घोषणा की कि एओ जारी कर पहले एओ चक्र के अवलोकन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। आपको बता दें कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान जो है वो 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपण के 127 दिन बाद 6 जनवरी 2024 को L1 बिंदु पर पहुंचा और तब से सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु से सूर्य का निरंतर और व्यापक अवलोकन कर रहा है। और इसी के साथ पृथ्वी से दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है। L1 बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित वह स्थान होता है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में होता है। इसरो के अनुसार इस मिशन से प्राप्त वैज्ञानिक डेटा को वैश्विक वैज्ञानिक उपयोग के लिए नियमित रूप से सार्वजनिक डोमेन में जारी किया जाता है। और इसी के साथ अब तक कुल 23 टीबी से अधिक वैज्ञानिक डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए जा चुके हैं। कई शोध निष्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यू जर्नल में भी प्रकाशित किए गए हैं और ये डेटा वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए खुला है। और ये जो पूरा एओ जारी करने की बात की गई है, एओ के लिए आमंत्रित किया गया है। तो एओ का फुल फॉर्म होता है अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी और इसका उद्देश्य है आदित्य L1 से मिलने वाले वैज्ञानिक लाभ को अधिकतम करना, भारतीय सौर भौतिकी समुदाय को मिशन के अवलोकन समय का उपयोग करने का अवसर देना, उन्नत शोध को बढ़ावा देना। इसी के साथ आदित्य L1 अवलोकन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने वाली ये जो घोषणा है वो भारत में स्थित संस्थानों, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कार्यरत उन भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए खुली है जो सौर विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और पात्र आवेदकों को आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी औचित्य के साथ प्रधान अन्वेषक यानी पीआई के रूप में सौर अवलोकन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने और अनुमोदन प्राप्त होने पर डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है, मिनिस्ट्री फॉर
डबलिंग ऑटो PLI एलोकेशन टू 5,800 करोड़ रुपीस। और ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके GS पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से संबंधित है, तो न्यूज का ही से हम समझ लेते हैं। भारत सरकार विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजनाएं चला रही है। और इसी क्रम में भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र के लिए PLI योजना के आवंटन को दोगुना करके 5800 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा है। और ये कदम भारत के औद्योगिक विकास, हरित लक्ष्यों और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इस योजना की घोषणा 2021 में हुई थी, लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 में इसका पहला प्रदर्शन वर्ष था। और फिर वित्त 2024-25 में 4 स्वीकृत आवेदकों को 322 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई थी। प्रदर्शन वर्ष 2024-25 के लिए 5 स्वीकृत आवेदकों को कुल 1999.94 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। आगे की बात करें तो वित्त वर्ष 2027-28 के लिए लक्षित आवंटन लगभग 8,000 करोड़ रुपए है, जो 5वें वर्ष में बढ़कर 9500 करोड़ होने की उम्मीद है। और इन आवंटनों का उद्देश्य 2021 में योजना शुरू होने के समय निर्धारित 25,938 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स का स्थायी उत्पादन बढ़ाना, उन्नत और हरित तकनीक को अपनाना। और इसी के साथ योजना की मुख्य विशेषता की भी बात कर लेते हैं तो प्रोत्साहन उत्पादन से जुड़ा है, यानी जितना अधिक उत्पादन उतना अधिक प्रोत्साहन। ये योजना विशेष रूप से बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है शून्य उत्सर्जन वाहन, कार्बन उत्सर्जन में कमी, जलवायु परिवर्तन से लड़ना। और ये भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं यानी NDC के अनुरूप है। भारत के लिए महत्व भी रखता है। इसका आर्थिक महत्व है, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देता है, आयात पर निर्भरता कम होगी, निवेश आकर्षित होगा। साथ ही साथ औद्योगिक महत्व की बात करें तो ऑटो सेक्टर का आधुनिकीकरण होगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी, पर्यावरण के लिहाज से देखें तो स्वच्छ परिवहन, कम प्रदूषण, सतत विकास होगा। साथ ही साथ कुशल और अर्धकुशल रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और इस लिहाज से आपका ये टॉपिक इकोनॉमी से भी रिलेटेड हो जाता है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली और अंतिम न्यूज को। एजुकेशन मिनिस्टर रिलीज 55 वॉल्यूम्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स। तो ये पूरी न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में प्रकाशित कुल 55 साहित्य कृतियों और तमिल कवि तिरुवल्लुर की रचना तिरुकुरल की सांकेतिक भाषा श्रृंखला का विमोचन किया है। और ये पहल जो है वो भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो किन भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित की गई, एक बार इसे भी समझ लेते हैं। तो ये जो 55 खंड है इनको निम्न शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया है, जिसमें कि आपका कन्नड़, ओडिया, तेलुगु, मलयालम और तमिल जैसी शास्त्रीय भाषाएं शामिल हैं। साथ ही तिरुकुरल का सांकेतिक भाषा संस्कृत दिव्यांगजन, विशेषकर श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए है। इन साहित्यिक कृतियों में से 41 का प्रकाशन जो है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं के उत्कृष्टता केंद्रों के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के द्वारा 13 पुस्तकें और तिरुकुरल की सांकेतिक भाषा श्रृंखला का भी प्रकाशन किया गया है। आपको बता दें कि तिरुकुरल का के जो रचनाकार है वो तिरुवल्लुर है। और इसका जो विषय है वो नैतिकता, राजनीति, समाज और जीवन मूल्य है। साथ ही साथ सांकेतिक भाषा में भी तिरुकुरल महत्वपूर्ण है। दिव्यांगजनों तक ज्ञान की पहुंच होगी, इससे समावेशी भारत की भावना बढ़ेगी, सबके लिए शिक्षा का साकार रूप होगा। साथ ही साथ समावेशी भारत की दिशा में भी एक अच्छा खासा कदम बढ़ाया जा रहा है। और इसी के साथ संगम काल की रचनाओं जिनमें कि पुराणनुरु, पथित्रुपतु और पथुपतु तथा बाद के काल की रचनाओं जैसे कि नान मानिक कटिगई और नाना रपतु और मुथुलिरियम के 6 मलयालम अनुवाद शामिल हैं। और इनमें से 5 महान महाकाव्यों में से एक सिप्पथिकारम का तेलुगु अनुवाद भी इसमें शामिल किया गया है। और इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भी संबंध देखने को मिलता है। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा अब आसान होगी, भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनरुद्धार होगा। और ये विमोचन NEP 2020 के उद्देश्यों को व्यवहार में लागू करता है। अब इस पहल के सांस्कृतिक और अन्य पहलुओं की अन्य दृष्टियों से बात कर लेते हैं। तो प्राचीन साहित्य का संरक्षण किया जाएगा, भारतीय सभ्यता की निरंतरता को दर्शाया गया है, शोध और अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा, भारतीय भाषाओं में अकादमिक सामग्री को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ समावेशिता और दिव्यांगजनों की भागीदारी भी देखने को मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण विविधता में एकता का ये एक काफ़ी अच्छा उदाहरण है।
लेकिन इसके अलावा कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि भारतीय भाषाओं में तकनीकी और वैज्ञानिक सामग्री की कमी है और युवाओं में शास्त्रीय भाषाओं के प्रति भी रुचि कम है। इसके लिए भी हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, आदित्य L1 अंतरिक्षयान कब सूर्य पृथ्वी के L1 बिंदु पर पहुंचा? आपके पास ऑप्शन है: ए 2 सितंबर 2023, बी 6 जनवरी 2024, सी 15 अगस्त 2024 या डी 6 जनवरी 2025। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। और एक और बात कि आप इस प्रोग्राम की PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आइज हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं।